नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बीपीएससी टीआरई में एनआईओएस से डीएलईडी किए हुए अभ्यर्थियों ने नियुक्ति भी पा ली, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है नियुक्ति नहीं पाए। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के एनआईओएस के लेकर के जो फैसला आया कि ये कोर्स जो है अमान्य है, इसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट में एनआईओएस से डीएलईडी किए हुए अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पटना हाईकोर्ट के वकील कुमार अंजनेय सानू जी। सानू जी, जो अभ्यर्थी जो है एनआईओएस से डीएलईडी किए थे, बीपीएससी टीआरई में नियुक्ति भी पा चुके, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट में उन्हीं अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। क्या कहेंगे आप? हाँ, सही, बिल्कुल सही कह रहे मनीष जी आप। टीआरई 1 में एनआईएस के जो अभ्यर्थी थे उनको शिक्षक मान लिया गया, उनको नियुक्ति दे दी गई जो मेरिट लिस्ट में आए थे। उसी परीक्षा में एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो अभ्यर्थी चयनित होते हैं, मेरिट लिस्ट में होते हैं, उनमें जिनके पास एनआईएस की डिग्री है, डीलेट की, जो डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है उसको ये लोग नहीं मान रहे हैं और उनको नियुक्ति उन्होंने नहीं दिया है। अब देखिए, नहीं मान रहे, मैं कह रहा हूं, इसके लिए कोई कागजी प्रमाण नहीं है हमारे पास। मौखिक रूप से कह रहे कि हम नहीं मानेंगे। कहीं भी कोई लिखित आदेश पारित नहीं किया है बिहार सरकार ने, कहीं कोई नोटिस बोर्ड पे ऐसा नोटिस नहीं लगाया है जहां जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने साइन किया हो, जिसमें लिखा हो कि भाई जो आप एनआईएस की डिग्री आपके पास है और आप प्राइमरी स्कूल में शिक्षक नहीं बन सकते सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अब देखिए, एक ही परीक्षा में, एक ही एडवर्टीजमेंट में आप दो तरह का रवैया नहीं अपना सकते। अगर आपने लोगों को नियुक्ति दी है, बिल्कुल सही नियुक्ति दी है आपने एनआईएस अभ्यर्थियों को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था। लेकिन उसी परीक्षा में चूंकि जजमेंट आ गया, उससे कुछ दिनों के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है और उनको नियुक्ति आपने नहीं दी। दो बातें हैं, ये प्रोसेस ऑनगोइंग था, रिजल्ट अवेटेड था, रिजल्ट रोक के रखा था आपने कि भाई पहला रिजल्ट होगा फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया, उसमें अभ्यर्थियों की कहीं कोई गलती नहीं है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। ऐसे भी अभ्यर्थी हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जिनका कोई भूलवश मेन रिजल्ट में नाम नहीं आ पाया था, त्रुटि के कारण, विभाग की त्रुटि के कारण, बीपीएससी की त्रुटि के कारण। वैसे अभ्यर्थियों को भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में शामिल कर दिया गया। अब शामिल करने के बाद चूंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में एनआईएस वालों को नहीं लिया जा रहा है, तो उनको भी नहीं लिया जा रहा। अब उस अभ्यर्थी की क्या गलती, जिसकी विभाग की या बीपीएससी की त्रुटि की वजह से, उनकी गलती की वजह से लिस्ट में नहीं आ पाए, पहले लिस्ट में, सप्लीमेंट्री लिस्ट में आए, अब एक साथ उनको भी नकारा जा रहा है, उनको भी नियुक्ति नहीं दी जा रही है। विभाग को समझना होगा कि एक ही परीक्षा में, एक ही नियुक्ति में दो तरह का रवैया नहीं अपना सकते। आर्टिकल 14 का उल्लंघन है और प्रोसेस ऑलमोस्ट खत्म होने को था, नियुक्ति मिलने को था। उस बीच आप कुछ लोगों को डिनाई कर देते हैं बिना किसी ऑर्डर के। देखिए, ऐसा होता है ना कि अगर आप कुछ आपके पास बहुत सॉलिड वैलिड ग्राउंड्स होता है तो आप खुलकर ऑर्डर पास करते हैं और स्टेट करते हैं कि भाई ये मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, प्रभावी हो गया, आपको नहीं लेंगे हम। लेकिन सरकार या बीपीएससी ये भी करने से बच रही है। तो चूंकि उनके पार्ट पे क्लैरिटी नहीं है, विभाग भी जो चलता है सरकारी अधिकारियों के द्वारा चलाया जाता है और बहुत कॉम्पिटेंट लोग ये नहीं होते अधिकारी, तो उनके लेवल पे क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से क्या दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है अभ्यर्थी। चयन जो क्वालिफाई कर गए हैं, जो मेरिट लिस्ट में आ गए, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनको काउंसलिंग के लिए बुला लिया गया, जिनकी सूची में नाम आ गई, घर परिवार में कई वर्षों से लोग तैयारी करते हैं, आशा होता है सबके मन में, परिवार के लोगों के मन में। वैसी स्थिति में इन अभ्यर्थियों के साथ दोहरी नीति थोड़ी समझ से परे है और विभाग को चाहिए, अगर आप उनकी छटनी करते हैं तो स्पष्ट ऑर्डर पास करके छटनी करें। आप ऑर्डर पास नहीं कर सकते क्योंकि एक ही एडवर्टीजमेंट में दो तरह का रवैया आपका हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी जो अभ्यर्थी जिन्होंने मेरिट लिस्ट में जगह पाई है, एनआईएस की डिग्रीधारी अभ्यर्थी, उनको आपको नौकरी दे देनी चाहिए और आगे से आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को प्रभावी कर दें। लेकिन एक ही एडवर्टीजमेंट में दो तरह का रवैया बिल्कुल असंवैधानिक है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। और इस संबंध में करीब 70 चयनित अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा ठकठकाया है। मैं उनका अधिवक्ता हूं, आशा करता हूं कि पटना हाईकोर्ट न्याय करेगा। अगर बात की जाए तो एनआईओएस से डीएलईडी किए हुए अभ्यर्थी 14 लाख थे। उनमें से जब ये नोटिफिकेशन लाया गया था एनसीटी के तहत और एचआरडी मिनिस्टर के द्वारा, तो उस दौरान ये कहा गया था कि ये कोर्स जो है पूरे भारत में वैलिड है। 2 वर्ष के ये कोर्स थे।
लेकिन किसी कारणवश जो है 31 मार्च 2019 से पहले ही इसे समाप्त करने की भी तिथि तय कर दी गई थी, जिसके वजह से ये कोर्स 18 महीने तक चल पाया। अब कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट का रेफरेंस लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया क्योंकि उत्तराखंड में का जो मामला था वो बात जो है सही ढंग से नहीं रख पाए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसके वजह से ही हमारा ये मामला जो है ये कोर्स को अयोग्य करार दिया गया। इसके लेकर के अब तमाम राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं वो एसएलपी दायर करने के लिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्या लगता है एसएलपी दायर करने से कुछ उन लोगों के लिए बेहतर राहत का मिल सकता है या नहीं? देखिए मनीष जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से खरी खरी बातें बोलूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में स्पष्ट कहा है कि एनआईएस की जो डिग्री है, जो डिस्टेंस लर्निंग मोड से प्राप्त हुई है, वो डिग्री डीलेट के बराबर नहीं है। अमान्य शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, वो कहा, उन्होंने कहा कि डीलेट के बराबर नहीं है। चूंकि प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बनने की अर्हता है डीलेट। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया डीलेट के बराबर नहीं है, तो इसका अर्थ है कि प्राइमरी स्कूल में शिक्षक नहीं बन सकते। अब तो एनसीटी को चाहिए कि इसको गजट में शामिल कर दे, बता दे कि भाई ये भी अर्हता है, तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बच जाएंगे। इस विषय में मैंने पहले भी आपसे बात किया है। जहां तक बिहार के मामले नहीं होने की बात है सुप्रीम कोर्ट में, जहां तक उत्तराखंड के मामले के फैसले की बात है, तो देखिए उत्तराखंड हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो पूरा वो बेस्ड है बिहार के जजमेंट पर, संजय कुमार के जजमेंट पे, जो कि पटना उच्च न्यायालय का जजमेंट है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे ही अपना जजमेंट दिया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट का आप आदेश पढ़ेंगे, एनआईएस का जो आदेश है, वो पूरा पटना हाईकोर्ट के जजमेंट को डिस्कस करता है एट लेंथ। अब किसने क्या बात नहीं कही, किस अधिवक्ता ने, या कौन किसका पक्ष नहीं रख पाया, ये सेकेंडरी है। लेकिन पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में पटना हाईकोर्ट का जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट की जजमेंट की चर्चा की, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद फैसला निर्गत किया, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो एक बार अब जजमेंट पारित हो गया, तो हालांकि मुझे नहीं मालूम कि अभ्यर्थियों ने क्या फाइल किया है, कैसे फाइल किया, मेरे पास कागज नहीं है एसएलपी का। लेकिन अगर एसएलपी फाइल करे तो मुझे नहीं लगता इसमें बहुत इस बात, अगर ये उनका ग्राउंड है कि बिहार का मामला नहीं था और बिहार को नहीं सुना गया, बिहार के अभ्यर्थियों को, तो मुझे नहीं लगता सफलता मिलने के बहुत चांसेस हैं। है कि हम पेटिशनर नहीं बन सकते, रिव्यू पेटिशन हम लोग दायर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये उत्तराखंड का रेफरेंस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। तो हम लोग रिव्यू पेटिशन दायर नहीं कर सकते हैं, ये उत्तराखंड के अभ्यर्थी ही कर सकते हैं। इसी वजह से हम लोग तमाम राज्यों के अभ्यर्थी एकजुट होकर के हम लोग एसएलपी दायर करने जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि एसएलपी दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट सुनेगी उनकी बातों को? देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट सुनती है कि नहीं सुनती है। हम लोग तो कानून की ही विवेचना कर सकते हैं, कानून को इंटरप्रेट कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। और ना, देखिए, मैं भी, जो अभ्यर्थी एसएलपी फाइल कर रहे हैं उनके साथ मैं भी अनफेयर नहीं होना चाहता। मैंने उनका एसएलपी देखा नहीं है, तो मुझे मेरी किसी प्रकार की ऐसी हल्की टिप्पणी उचित नहीं होगी, तो मैं टिप्पणी करने से बचूंगा। जहां तक मुझे आपने बताया कि उनका पक्ष नहीं रखा गया था इसलिए एसएलपी फाइल कर रहे हैं, तो आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनके पिटिशन को सुने, एसएलपी को सुने और न्यायसंगत फैसला करे। लेकिन जहां तक एनआईएस की बात है, यह मामला सुप्रीम कोर्ट ने सुनकर निष्पादित कर दिया है। सुनवाई में दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार सरकार या बिहार के लोग नहीं थे शामिल, लेकिन बिहार के जजमेंट की एट लेंथ चर्चा हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा कि एनआईएस को, पटना हाईकोर्ट का जजमेंट एनआईएस को ऐसा क्या हो गया कि पटना हाईकोर्ट का जजमेंट उन्होंने मान लिया, उसके खिलाफ उन्होंने कोई अपील दायर नहीं की। एनआईएस को भी लताड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आपको अपील दायर करने से किसने रोका था, आपने पटना हाईकोर्ट के जजमेंट के खिलाफ आप क्यों नहीं गए ऊपर कोर्ट में। तो पटना हाईकोर्ट अथवा बिहार की काफी हद तक चर्चा हो गई उस जजमेंट में। फिर भी मैं आशा करता हूँ, चूंकि मेरे पास एसएलपी है नहीं, मैंने देखा नहीं है, ड्राफ्ट देखा है, तो मैं अभ्यर्थियों को या जो पिटिशनर्स हैं उनको डिस्करेज नहीं करूंगा। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, वो अच्छे से एसएलपी तैयार करें, फाइल करें। और बेचारे जो कई वर्षों से, देखिए, एनआईएस के अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और फिर से डिलेट करना, शून्य से शुरुआत करना उनके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। और कई लोगों की आशाएं होती है, जैसे मैंने बताया कि साधारण परिवार से अधिकांश अभ्यर्थी आते हैं, और नौकरी बहुत बड़ी चीज़ होती है, रोजमर्रा का जीवन उसके भरोसे ही चलता है। प्राइवेट सेक्टर में बिहार में कुछ है नहीं, जो है सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी से वंचित करना बहुत दुखदायी होता है। तो मेरी संवेदनाएं, मेरी शुभकामनाएं
बहुत सारे अभ्यर्थियों के अभ्यर्थी का साथ। जो है उम्मीद के किरण जो है आप ही की तरफ है, लोग आपके तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं इस वजह से, क्योंकि आप जो बताते हैं वो बिल्कुल बच्चों के हित में हो वही बात बताते हैं। इसी के लेकर के लगातार बच्चे ये लगातार कह भी रहे हैं कि आखिर हम लोग क्या करें? एसएलपी दायर तो वो लोग करने जा रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि एसएलपी दायर करना सही रहेगा या फिर कोई और कानूनी प्रक्रिया से होकर के गुजरना ज़्यादा बेहतर होगा? क्या लगता है? देखिए, मुझे तो लगता है कि सबसे अच्छा इसमें तरीका है कि आप सरकार पे दबाव बनाएं। एनसीटी अगर इसको गजट में शामिल कर देती है या कोई अमेंडमेंट ले आती है, तो आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। एनसीटी कह दे कि भाई एनआईएस का डिग्री भी मान्य है। एनआईएस का डिग्री भी एक अर्हता है शिक्षक बनने के लिए प्राइमरी स्कूल में। एक अपने शुरुआती गजट में इतना शामिल कर दे तो उसके बाद सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। जजमेंट के दायरे से आप बाहर आ जाएंगे। और इतनी बड़ी संख्या है एनआईएस अभ्यर्थियों की, लगभग 15 लाख के लोग हैं जो वर्तमान और जो अ, अभ्यर्थी हैं दोनों मिलाकर। और इनका चूंकि देखिए बीएड वाले मामले में क्या हुआ, पटना हाईकोर्ट ने ऐसा जजमेंट दे दिया, जो पुराने शिक्षक थे, अभ्यर्थी जो शिक्षक बन गए थे, उनको भी बाहर करने का ऑर्डर कर दिया। तो एनआईएस के अभ्यर्थी या जो शिक्षक कार्यरत थे, वो भी, उनके मन में भी शंका आशंका है ही। तो मुझे लगता है कि आप इतना बड़ा लॉट है, पूरे देश भर में 14-15 लाख आपकी जनसंख्या है, आप आराम से दबाव बनाएं सरकार पे दबाव बनाकर इसको एक अर्हता बनवा लें। अर्हता बन जाने से, गजट में शामिल हो जाने से, अमेंडमेंट हो जाने से आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। एक पल के लिए आप मानिए सुप्रीम कोर्ट ने अगर एसएलपी को डिसमिस कर दिया, तो सरकार के लिए भी हो जाता है भाई सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। खैर, लेकिन फिर भी कई बार होता है क्या कि कोर्ट के माध्यम से आप थोड़ा दबाव डालते हैं, फिर कोर्ट के बाहर भी आप लगातार दबाव बनाते रहते, तो एक प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, उसके बाद रिजल्ट मिल जाता है। तो कोर्ट के बाहर दोनों लड़ाई अपनी जारी रखें। हर मामले का निष्कर्ष कोर्ट से नहीं निकलता है, कोर्ट के बाहर भी निकलता है, चूंकि आपका संख्या बल इतना ज़्यादा है और आप चाहेंगे मेहनत करके, परसुएड करके, एक प्लेटफॉर्म बना के शिक्षा मंत्री अथवा जो बड़े अधिकारी हैं केंद्र सरकार में, उनसे बात कर कर एक दरवाज़ा खोल सकते हैं। और मुझे सूचना है कि कई अभ्यर्थियों के संगठन ने माननीय शिक्षा मंत्री से बात भी की है और उनको भरोसा भी दिया गया है। मुझे लगता है कि सही दिशा में लोग जा रहे हैं और लगातार मेहनत करते रहे, केस भी फाइल करें और दबाव भी बनाते रहे, और दोनों का मिलाकर, दोनों के दबाव को मिला के, दोनों के प्रेशर को मिला के, क्या पता रिजल्ट आज ना कल मिल जाए। ये थे हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील कुमार अंजनेय सानू, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अभ्यर्थियों के लिए अब अंतिम ऑप्शन सिर्फ यही है कि एचआरडी मिनिस्टर अगर चाहे तो गजट में उसे शामिल करे या फिर ब्रिज कोर्स करा दे। क्योंकि अगर बात की जाए एसएलपी भी अगर ये लोग दायर करते हैं तो कहीं ना कहीं सस्पेंस में है कि क्या फैसला आएगा। क्योंकि अगर एसएलपी दायर किया जाता है, उसे अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा, इसके बाद सरकार के पास भी कहने को मौका मिल जाएगा कि भाई आपने जो दायर किया है वही निरस्त कर दिया गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।